नमस्कार, एनडीटीवी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल और हमारी इस खास चर्चा में आज हमारे साथ हैं सुमित सर, बाबा, विचित्र सर और मैंग सर। चर्चा है अमेरिकी चुनाव के ऊपर। वैसे तो हमारे देश में भी कई चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उस पर हमने कई बार चर्चा की है। तो आज का जो मुद्दा है वो यूएस इलेक्शंस है। उसमें भी जो खास फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट पर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में कल हुआ है। अब सवाल है, ये जो बहस है, हम बात करते हैं हमारे देश में बहस का स्तर गिर रहा है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में जिसको विकसित हुए जाने कितने साल हो गए, उसके बाद भी वहाँ कुत्ते और बिल्ली पर डिस्कशन हो रहा है। तो इस पर भी पूरी चर्चा होगी और इस चुनावों का हमारे देश से क्या संबंध है, और ट्रम्प के चुने जाने या कमला हैरिस के चुने जाने पर हमारे देश पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अमेरिका की पॉलिटिक्स और हमारी पॉलिटिक्स कैसे अलग है। क्या हमारे देश में भी यूएस स्टाइल कोई प्रेसिडेंशियल डिबेट का कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसा कि राहुल गांधी ने अपने अपनी स्वीकृति दिखाई दी कि वो तैयार हैं, लेकिन हालांकि वो हुआ नहीं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसा होना चाहिए। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आज की जो बहस होगी हमारी वो ओपन डिस्कशन होगा, सब लोग बोलने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। हाँ, लेकिन ओपनिंग कमेंट मैंग सर से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंग सर ज़्यादा तैयारी के साथ आए हैं। मयंक सर तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि ये हमारी तौहीन है भाई। आई डोंट मैं इसका हिस्सा नहीं हो सकता। आई डोंट डू अच्छा, मैं अपने शब्द वापस नहीं लेता नहीं हूँ। सब वो वापस मत लीजिए। आपने एक बात कही है कि वापस नहीं लेने देंगे। नहीं नहीं वापस कैसे, माफी मांगिए। नहीं नहीं ऑन रिकॉर्ड है। और ऑन रिकॉर्ड ये भी इन्होंने कहा है कि अपने देश में भी चुनाव हो रहे हैं, तो भाई आप हमें बोलने भी दें। हमको हरियाणा बोलने का मन होगा तो होना चाहिए। आप जो मयंक जी हैरिस पर बोलेंगे या हरियाणा पर? हरियाणा में बोलेंगे। ऐसा आउट ऑफ सिलेबस सवाल लाएंगे तो यही सब होगा। बट मयंक सर तो पूरा कमला हैरिस जो है, हैरिस से पहले कमला नाम है ना, हाँ, तो उस ठीक। पर भी आप गौर करिए। चलिए ठीक है। तो अजीब गरीब डिबेट को मैंने ऑलमोस्ट पूरा देखा। 90 मिनट का मिनट था, 90 मिनट का वो डिबेट था। हाँ और उसमें एक तरफ वो कंट्रास्ट देखिए, इमिग्रेशन पे चर्चा हो रही थी और उसमें एक कैंडिडेट इमिग्रेंट, लेकिन इसका सबसे मुखर विरोधी इमिग्रेशन का करने वाला एलन मस्क, जो ट्रंप को सपोर्ट में एकदम से भयानक लगे हुए हैं, वो खुद इमिग्रेंट है, वो खुद ही दूसरे देश से आए हैं। तो और प्लस वो कुत्ता बिल्ली वाला, इतना लो लेवल का डिस्कोर्स। और लोग बोलते हैं ना कि ट्रंप का कैंपेन है कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब ये देखिए, अमेरिका, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि अमेरिका ग्रेट कैसे बना। अमेरिका को कहा जाता है कि इमिग्रेंट्स का मोस्ट फ्रेंडली कंट्री है दुनिया में अगर कोई है। और इसका उदाहरण आपको कम से कम 100-200 साल से मिल जाएगा। एक एग्जांपल, एलन मस्क ने जिस आदमी के नाम पे कंपनी खोली है टेस्ला, मतलब जिस नाम टेस्ला आइकनिक कंपनी हो गई है और उसका कार एकदम निकोल टेस्ला नाम था, वो खुद सर्बियन थे। वो सर्बियन थे, अमेरिका आए। अमेरिका में उस समय के सबसे बड़े आइकन थॉमस एडिसन को उन्होंने ओपनली चैलेंज किया। अमेरिका ने वो दोनों हाथ से उनको एक्सेप्ट किया। और ये 1890 की बात हम बोल रहे हैं। तो इतने सालों से मोस्ट इमिग्रेंट फ्रेंडली देश इसीलिए ग्रेट रहा। और ट्रंप के आने के बाद क्या हुआ, पहली बार हम लोग के मेमोरी में, हम लोग के मेमोरी में किसी भी फील्ड को ले लीजिए, इकोनॉमी हो, फाइनेंस हो, इनोवेशन हो, साइंस टेक्नोलॉजी हो, फिल्म हो, जितना इनोवेशन होता है उसका ओरिजिन मोस्ट लाइकली अमेरिका में होता है। अभी कम से कम 50-100 साल से पहली बार अमेरिका को हर फील्ड में चैलेंज मिल रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज है अभी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एआई है, उसमें अमेरिका की बादशाहत खत्म हो रही है। चिप मेकिंग में अमेरिका की, सेमीकंडक्टर में अमेरिका की बादशाहत ख़त्म हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो है उसमें में अमेरिका की बादशाहत ख़त्म हो रही है। और उसमें सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका का मॉडल क्या था, बहुत आसान था, दुनिया का बेस्ट टैलेंट जो है उसको ले आओ अपने यहाँ, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको अपना बना लो। तो बेस्ट टैलेंट है। अब ट्रंप भाई साहब 4 साल रहे, उन्होंने इमिग्रेशन पे रोक लगा दी, बहुत हंगामा किया, इमिग्रेंट के लिए मुश्किल कर दिया। उसके बाद से जो अमेरिका पिछड़ गया और चीन जो आगे निकल गया है कुछ मामले में, सेमीकंडक्टर हो, ईवी हो, तो इमिग्रेशन पे सबसे ज़्यादा डिबेट हुआ। और उसी में ट्रंप का अप्रोच देखिए, उन्होंने कहा कि बाहरी लोग आते हैं
और किसी किसी टाउन का नाम वहाँ वो पेट खा लेते हैं, बिल्ली खा लेते हैं। कुत्ता खा लेते हैं। उसको फैक्ट चेक किया गया, लाइव फैक्ट चेक किया गया कि आप गलत बोल रहे हैं। वहाँ के टाउन रेफरी ने भी कहा है। हाँ, लेकिन वो डिबेट को अब क्या बोलेंगे। सॉरी बीच में मयंक जी, पर इसी इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर ही ट्रंप आए थे सत्ता में। ट्रंप ने अपना पहला जो वो था टेन्योर, उसमें यही प्रचार किया, कहा कि भाई अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जो जो देश में, अपने देश में भी होता है, बड़ी सिमिलैरिटी है ये सिचुएशन की, कि अमेरिकी जो संसाधन है, अमेरिकी जो सुविधा है, वो अमेरिकियों को पहले मिलनी चाहिए। बाहरी लोग आते हैं, इस पर कब्जा कर लेते हैं और हमारे अमेरिकियों का हिस्सा छीना जाता है। इस नोशन पर उन्होंने अपना पूरा कैंपेन बनाया और पिछला चुनाव जीता और बड़े उससे जीता, जब उन्होंने हिलरी क्लिंटन को हराया था डेमोक्रेट्स की, जो कि पॉपुलर सरकार रही। साथ पूरा दो टेनियों की सरकार थी बराक ओबामा की, है ना। उसके बाद हिलरी क्लिंटन कैंपेन बनी थी। बराक ओबामा की सरकार को, उस पॉपुलर सरकार को हरा के इस कैंपेन में सिर्फ एकमात्र मुद्दा था उस वक्त पे कि जो प्रो नेशनलिस्ट उनकी जो फीलिंग थी राष्ट्रवाद वाली, और उस पर वो जीत कर आए। जब ये गए तो ये जब जो पूरा बवाल हुआ वाशिंगटन में 6 जनवरी वाला, जो पूरी कंट्रोवर्सी है, वो भी इसी चीज़ पर हुई कि जो हंगामा कर रहे थे वो लोग थे जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से घुस आए और सीनेट पे कब्जा करना चाहते थे, कांग्रेस में घुसना चाहते थे। ये सब चीज़ें भी जो फैली, वो उस दिन भी डिबेट में, कल परसों जो डिबेट हुआ, वहाँ भी इस चीज़ की झलक ट्रंप की बातों में लगी कि वो कौन लोग थे, कौन कर रहा था, कौन उनको बढ़ावा दे रहा था। उन्होंने 2-3 नाम भी लिए। तो वो पूरी तरीके से उसको डेमोक्रेट का जिम्मेदार मानते हैं। मेरा ऐसा मानना है, कौन सही है कौन गलत, अमेरिकन वोटर तय करेगा। पर ट्रंप की सबसे बड़ी जो, या कहे उनका पॉजिटिव कह लीजिए, या डेमोक्रेट्स की कमज़ोरी जो ट्रंप को दिखाई देती है कि ये बहुत ज़्यादा प्रो इमिग्रेंट्स हैं इनके पास। क्योंकि एक तो कमला हैरिस नाम भी ऐसा आ गया, जो हाफ अमेरिकन है, हाफ इंडियन है, हाफ ब्लैक हैं, प्लस वहाँ पर वो वाइट स्किन नहीं है, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकन है तो वाइट स्किन होना चाहिए। हाँ, ये तमाम चीज़ें उनको लगता है कि भाई इस मुद्दे पर मेरा जो वोटर है, जो मुझे पिछली बार जिता के लाया था, वो इस मुद्दे पर मेरे साथ आ जाएगा और मैं वो वर्टिकल डिवाइड क्रिएट कर पाऊंगा सोसाइटी के अंदर, इलेक्टोरल सोसाइटी के अंदर, कि जिससे मुझे फ़ायदा हो जाए। तो वो बार बार इसीलिए वो बॉर्डर बनाने की बातें करते हैं कि अमेरिका को चारों तरफ से सील कर देना चाहिए। तो जो अमेरिका की नीति रही, जो अमेरिका का, जो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि अमेरिका की खूबसूरती यही थी कि दुनिया का कोई भी आदमी, कभी भी आदमी अमेरिका में जाके बस सकता था, काम कर सकता था, वो लोग खुशी खुशी उसको स्वीकारते थे। लेकिन ट्रंप ने इस नैरेटिव को बदला, रिपब्लिकन्स ने बदला, और उसी को वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब ये अमेरिकन सोसाइटी को तय करना है कि ट्रंप की नीतियों पे आगे लेके जाना है देश को, या कमला हैरिस या डेमोक्रेट्स की नीति पे लेके जाना है। बहुत परफेक्ट, इतनी ऐसे जंक्चर पर अमेरिकन सोसाइटी खड़ी हुई है। क्योंकि मैं अपने शो में रोज़ खबरों की अगर बात करूं, तो हम पिछले हफ्ते में कम से कम 2 या 3 मौके ऐसे आ जाते हैं जब ना चाहते हुए मुझे अमेरिकन इलेक्शंस करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि दिलचस्पी नहीं है या मज़ा आता है, मुझे खुद पर्सनल इंटरेस्ट है, पर ऐसे इंटरेस्टिंग बयान ट्रंप, जब से ट्रंप का नाम आया, जब से गोली लगी, फिर उनके बयान आए, फिर जो बाइडन का वापस जाना, कमला हैरिस के नाम का आना, तो जो जितने एक्सपर्ट आके बैठते हैं अपने शोज़ में, बड़े बड़े फॉर्मर राजनयिक हैं, प्रोफेसर्स हैं JNU के, DU के, वो सबका मोटे तौर पर यही बात पे कहना है कि ये चुनाव कमला हैरिस के आने के बाद डेमोक्रेट्स लाइन पे आ गए हैं, मतलब मुकाबले में आ गए हैं। डेमोक्रेट्स ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पर कोई भी, अभी तक कोई भी ये नहीं कह रहा था, आज का नहीं पता मुझे, इस पोस्ट डिबेट के बाद, कि ट्रंप चुनाव हार जाएंगे। सब ये कह रहे थे कि मुकाबला काटेगा, लेकिन ट्रंप को हराना आसान नहीं है। अब आज की इस डिबेट के बाद मैं इस परिचर्चा में छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि मैंने जो इंटरनेशनल मीडिया देखा, अभी मैं वही देख रहा था जब आप शुरू हुई, तो इंटरनेशनल मीडिया में भी कमला हैरिस को बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस अमेरिकन मीडिया में तो मिला है। वो तो अब कल की बात होगी। अगर मैं मैक्सिको की बात करूं, अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूं, अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, तो इन तमाम मुल्कों में कमला हैरिस को एक्सेप्ट किया जा रहा है कि वो, उन्होंने ट्रंप को एक कड़ी चुनौती पेश कर दिया। ट्रंप के लिए मुश्किल है चुनाव जीतना। पर मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आप अमेरिका फर्स्ट की बात करेंगे, तो ऐसे में अमेरिकन वोटर आपको वोट नहीं करेगा, ये मानना मुझे मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें मेरा काउंटर है। जैसे हमने, जैसे पहले कहा उन्होंने कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब उनको ये समझ ही नहीं है कि अमेरिका ग्रेट कैसे, क्यों बना और क्यों इतना दिन तक रहा। उसी को हम उसको बस्ट किया। दूसरा, कल उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि 75 साल से दुनिया के हर सारे देश हमसे ऑब्लिगेशन लिए, अब पेबैक टाइम है, उनको टैरिफ लगाएंगे। अब इससे बड़ी मूर्खता की बात हो सकती है क्या? जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल, हम लोग अभी पिछले 2 साल से
पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पीएलआई स्कीम जो है उसने बदल दी है मैन्युफैक्चरिंग की। और उसका सबसे शोकेस एग्जांपल हम देते हैं एप्पल की, कि एप्पल जो है उसने इतना $1 बिलियन का इंडिया से मेड इन इंडिया फ़ोन एक्सपोर्ट किया। अब उसमें हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है कुछ 1000 जॉब्स और थोड़ा सा स्पिल ओवर, थोड़ा सा आईफोन सस्ता है। प्रॉफिट किसको जाता है? अमेरिकन कंपनी को जाता है। तो ये जो सो कॉल्ड चैरिटी वो बताते हैं, उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? उसी तरह जितना भी अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाइना में है उसका बेस, उसका बड़ा फ़ायदा किसको जाता है? चिप में मतलब बहुत सारा, देखिए बहुत सारा चीज़ है जिसमें पेटेंट, जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिससे मोटी कमाई होती है, सब अमेरिकन कंपनी के पास है। ये सस्ता लेबर गधा खोजते हैं दूसरे दुनिया में। तो ये जो ट्रम्प बोलते हैं क्या कि हमने चैरिटी की है, हमने दूसरे देशों को ऑब्लाइज किया है और अब हमको पे बैक करें, इससे बड़ी मूर्खता वाली बात कोई हो सकती है क्या? झेलेंगे जब हाँ, वो ये झेले- टैक्स लगाएंगे, हाँ, तो ये मूर्ख मना कर देंगे, हम काम नहीं 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 करेंगे सर, आपका। ट्रम्प तब पता लगेगा। ट्रम्प ने ये वही काम किया है कि वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। विशुद्ध पोलराइजेशन है उनका ध्रुवीकरण का, कि भाई ये एक तो ये राष्ट्रवाद के नाम पर हम एक करें, और दूसरी तरफ कि वाइट वर्सेस ब्लैक, जो डायरेक्टली नहीं कह सकते। राष्ट्रवाद को तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उससे भी आगे है नस्ल का सवाल। वो अमेरिका की बीमारी है, अभी भी है। अरे उसी बीमारी ने अब्राहम लिंकन की जान ले ली, ऐसा नहीं है? वो बीमारी तो है ही, मार्टिन लूथर किंग को मार डाला। तो ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। एक चीज़ मुझे लगता है कि जो स्वर्ग की परिकल्पना है वो ईसाइयों में भी है, हेवन का। तो हमको लगता है कि अगर हम जो कुछ मयंक जी ने कहा और सुमित जी ने, उसके बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर जो अमेरिकी दिवंगत हो चुके हैं और स्वर्ग में गए होंगे, वो सब ट्रंप को देख करके सोच रहे होंगे कि ये क्या देश को बनाना चाहता है। तो ईसा मसीह का है ना कि हे ईश्वर इसे माफ़ कर देना, इसको नहीं पता ये क्या कर रहा है। तो ईसा मसीह यही बोल रहे होंगे कि इस ट्रंप को माफ़ कर दो, इसको नहीं पता है ये अमेरिका का क्या करने वाला है। अब अमेरिका के लोगों पर है, कितने 33 करोड़ लोग हैं या 28 करोड़? नहीं, 33 करोड़ तो हमारे देवी देवता हैं। वो अमेरिका 35 करोड़ लोगों को अब तय करना है कि वो अमेरिका का क्या करने वाले हैं। लेकिन मयंक सर, ऐसा है कि जितने भी डिबेट हुए ना, तो कमोबेश सबने ये तो ज़रूर कहा कि कमला हैरिस भारी नहीं, लेकिन जहाँ तक इकोनॉमी का सवाल है उसमें ये ज़रूर कहा गया कि ट्रंप जो है वो भारी पड़े हैं। इमिग्रेंट के सवाल पे भले आप ट्रंप को वो परास्त कर सकते हैं, और खासकर एबॉर्शन वाले सवाल पे जिसपे कि चुप हो गए थे, वो चुप हो गए। और जो इमिग्रेशन वाले पे जब उन्होंने कहा कि पेट्स खाते हैं, तो कमला हैरिस हंसने लगी बुरी तरह से, और वो गलत भी हुआ। लेकिन इकोनॉमी जो मेन चीज़ है, जो मुद्दे की बात है, उस पर लोगों का ये मानना है, जितने भी मैंने पढ़ा और देखा भी, कि उसमें कहा गया कि उसमें ट्रंप जो है वो कमला पे भारी रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस मुद्दे पर भी क्या अमेरिकी जनता वोट नहीं करेगी? इस मुद्दे पे एक चीज़ जो उठा रहे हैं और उसमें मतलब थोड़ा सा वजन भी है, उन्होंने कहा है कि इस मतलब अभी जो साल भर पहले जो अमेरिका में महंगाई की दर थी, वो अमेरिकन हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा नहीं हुआ था। 9% हम लोगों ने देखा था। और मतलब 9% कितना बड़ा है उसको देखिए। वहाँ का सेंट्रल बैंक जो है उसका टारगेट है 2% ±0.25। वो 2% टारगेट करने वाला इकोनॉमी में अगर 9% इन्फ्लेशन हो जाए तो समझिए। लेकिन उसमें दो बड़ा विलेन जो है, एक वहाँ का सेंट्रल बैंक बहुत बड़ा विलेन महंगाई बढ़ने पर, और दूसरा रसिया यूक्रेन वॉर। उसके बाद से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी, इंडिया में थोड़ा सा कम बढ़ी, इंडिया उससे बचा रहा है ड्यू टू ऑयल। हाँ, और दूसरा कोविड के समय में जो राहत पैकेज दिया गया, जो पैसा झोंका गया सिस्टम में, करीब $20 ट्रिलियन के आसपास झोंका गया, अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने डाला। और उसके बाद हम सबको याद है कि कुछ भी नहीं चल रहा था, लेकिन शेयर मार्केट रोज़ चढ़ रहा था। और उसका सबसे बड़ा कारण वही था, पैसा झोंका गया सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम चलता रहे, बाकी लोग मरे खाए नहीं, तो इतना पैसा आएगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो उसके चलते महंगाई बढ़ी अमेरिका में अप्रत्याशित ढंग से। अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन का भी 2% है टारगेट,
9% वहाँ भी हो गया था, यूके में 10-11%। और रोजगार का सवाल भी है। रोजगार वाला कोविड के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो रोजगार की रिकवरी अभी अभी तो रोजगार इतना बूम कर रहा था कि सेंट्रल बैंक के पहले तो अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने फिर दूसरा स्टेप क्या लिया, पहले डिनाइल में रहे कि ये इन्फ्लेशन जो है वो तुरंत जाने वाला है, उसके बाद से जब लगा कि एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल है तो इतना तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना भी हम लोग की मेमोरी में नहीं है कि किसी एक देश में हुआ होगा जो अमेरिका में हुआ। इतना हार्ड स्टेप लेने के बाद भी सबसे ज़्यादा मुश्किल जो था कि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट जब तक नहीं बढ़ेगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर जब तक है तो महंगाई बढ़ेगी। तो वहाँ लोग मना रहे थे पॉलिसी मेकर्स कि हम अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़े ताकि महंगाई कंट्रोल में आए। तो महंगाई अमेरिका में दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। एक जो इमिग्रेशन वाला जो सवाल है वो सिर्फ बाबा यूएस का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया में तमाम देशों में आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो वही है। तमाम यूरोपियन इलेक्शंस, फ्रांस से लेकर के बहुत सारे जर्मनी और तमाम देशों में इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या हमारे देश में नहीं अवैध घुसपैठ, सो कॉल्ड अवैध घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ ये मुद्दा है। रोज हेमंत बिस्व शर्मा का बयान आता है। तो ये बात सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक फिनोमेना है। और एक मतलब सो कॉल्ड राइट विंग पार्टियां जो है इसको लेकर के बहुत ही इमिग्रेंट है, polarized है। अवैध इमिग्रेंट, दोनों में फर्क है ना। नहीं तो लेजिटिमेट इमिग्रेंट्स को कौन सा वो ट्रम्प उसका विरोध कर देंगे? जो लेजिटिमेट आए हुए हैं उनका वो थोड़ा ना विरोध कर रहे हैं कि आप वापस चले जाओ। आप बात समझिए, वो जो इमिग्रेंट्स का सवाल है वो सवाल है कि थोड़ा सा नरमी दिखाना और ज्यादा सख्ती दिखाना, वो यही मामला है। पॉलिसी, हाँ, पॉलिसी रिपोर्ट करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तब फिर तो मैं वही कह रहा हूँ, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके लिए थोड़ा सा नरम दिल दिखाना या बिल्कुल सख्ती दिखाना। तो डोनाल्ड ट्रम्प का फिलॉसफी है कि भैया एकदम सख्ती दिखाना है। खासकर मेक्सिको साइड से जो लोग आते हैं उनको लेकर के तमाम जो उनका वो, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है बहुत सारे देशों में। और वो कई जगह इमिग्रेंट्स का मुद्दा धर्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर इमिग्रेंट मुस्लिम है तो उसको लेकर के सख्ती बहुत ज़्यादा है। यूरोप में तो इसको लेकर बहुत लंबी डिबेट चल रही है। ऐसे बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ कल की डिबेट, मुझे एक मतलब थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ मैं अपने आप को। एक पॉइंट याद आ गया कल की डिबेट के दौरान। फिर मैंने शाम को कल सारे कुछ ट्वीट्स भी देखे लोगों के, एक्सपर्ट के, अखबारों के, पब्लिकेशन के। मैं ढूंढ रहा था कि इंडिया के बारे में क्या हुआ। तो इंडिया के बारे में दोनों नेताओं ने कुछ नहीं बोला। उस 90 मिनट, 95 मिनट, 100 मिनट की डिबेट में एक बार भी इंडिया शब्द का नाम नहीं लिया गया। तो मेरे मन में ख्याल आया, तो याद है ना मन में कि भाई इंडिया की कोई तरजीह नहीं है। लोग, इतना बड़ा देश इंडिया हमारा, इतना पावरफुल देश अपने आप को कहते हैं और ये तरजीह नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि इंडिया का नाम न लेना दोनों नेताओं के द्वारा, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे वो रिपब्लिकन हो, वो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद है। कि आप चाइना को तो विलेन के तौर पे देख रहे हैं दोनों लोग। चाइना को 3-4 बार नाम लिया गया, चाइना को दोनों ने विलेन पोर्ट्रे किया। इजराइल के साथ दोनों खड़े होना चाहते हैं क्योंकि इजरायली वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी कम्युनिटी है ज्यूज की आज की तारीख में अमेरिकन में, जो पावरफुल भी है, पावर इन्फ्लुएंशियल भी। हाँ बिल्कुल। और ऐसे में अगर इंडिया से भी आप एक लाइन ले लेते, इंडिया के साथ या इंडिया के खिलाफ हो जाते, तो अगर आप चुनाव जीत जाते, तो खिलाफ होने के बाद चुनाव जीते, तो इंडियन कम्युनिटी जो दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी अमेरिका के अंदर है, जो लगभग हर बड़ा सीईओ जो आप देखते हैं वो इंडियन ही है हर अमेरिकन कंपनी में, तब उसका क्या होता है उस राष्ट्रपति का। तो इंडियंस का नाम ना लेना इस चर्चा के दौरान, इसको सकारात्मक तौर पर देखना चाहिए कि दोनों लोग इंडिया के साथ अपनी नीति को लेकर अभी पत्ते क्लोज रख रहे हैं। जब चुनाव के करीब आएंगे, चुनाव के पास आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में इंडियंस जो है वोट करते हैं, दोनों तरफ वोट करते हैं, दोनों तरफ वोट, ट्रम्प को भी करते हैं, रिपब्लिकन्स को भी करते हैं और डेमोक्रेट्स को भी करते हैं। मेजोरिटी माना जाता था कि डेमोक्रेट्स होते हैं, लेकिन जब ट्रम्प चुनाव में लड़े हिलरी क्लिंटन के खिलाफ 16 वाला चुनाव, तब बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस जो हैं वो डेमोक्रेट से रिपब्लिकन बने हैं और घोषित बने हैं, कह के बने हैं। क्योंकि यहाँ भी हमने चेंज देखा था, यहाँ बीजेपी की सरकार आ गई थी, प्रधानमंत्री मोदी आ चुके थे। आपको याद होगा जब 16 में, मैं उस घटना को याद दिला रहा हूँ, हम सबको याद होगा 16 में जब ट्रम्प चुनाव जीते, डेमोक्रेट चुनाव हार गए। आपकी ओबामा के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, प्राइम मिनिस्टर ओबामा से 2 या 3 मीटिंग कर चुके थे 16 के चुनाव के पहले, है ना, ओबामा करके नाम ले रहे थे, बराक करके नाम ले रहे थे। ऐसे में ट्रम्प का चुनाव जीत जाना, तो अपने विदेश मंत्रालय भी तय नहीं कर पा रहा था कि ट्रम्प का स्वागत कैसे किया जाए, खुशी से किया जाए, दब के किया जाए, जोरदार तरीके से किया जाए। ऐसा ना हो कि हम रिपब्लिकन के बहुत क्लोज हो जाएं तो डेमोक्रेट जो हमारी पुरानी दोस्ती चली आ रही है वो नाराज हो जाएंगे। तो अपनी विदेश मंत्रालय को भी अमेरिकन पॉलिसी को चेंज करने में या मैनिपुलेट करने में, मैन्यूवर करने में, रिविजिट करने, राइट वर्ड को समय लगा था।
लेकिन उसके बाद फिर बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई ट्रम्प की और मोदी साहब की, हमने देखा था जो अहमदाबाद के स्टेडियम में हुआ। आपको क्या लगता है सर कि जो डिबेट हो गई और ये संभवतः आखिरी डिबेट ही है, अब तो जनता ही इस डिबेट का फैसला करे, तो क्या, लेकिन वो ट्रम्प तैयार हो तब तो नहीं होंगे तो नहीं होगी, तो क्या लगता है कि क्या चुनाव के नतीजे हो सकते हैं जो अनुमान? हाँ मैं घोषित है। हाँ ये तो घोषित डेमोक्रेट है, ये नतीजा तो बोलेंगे कमला हैरिस जीतेंगी। तब आप ही बताइए। नहीं, मैं देखिए अमेरिकन चुनाव में सबसे बड़ा पेच क्या है, वहाँ पे दो तरह का वोट होता है, इलेक्टोरल कॉलेज अलग होता है और पॉपुलर वोट अलग होता है। पॉपुलर वोट में पिछली बार ट्रम्प जीत गए थे, पर लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में चुनाव हार गए थे। जो 5-6 स्विंग स्टेट्स है ना, उसका वो कहाँ वोट करती हैं। वो 16 में हाँ। हिलेरी क्लिंटन जीती थी। ज़्यादा- हाँ, ज़्यादा वो वोट आपने वो 16 में हिलेरी क्लिंटन पॉपुलर वोट में जीती थी, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में ट्रम्प जीत गए। इससे सॉरी, इससे पहले भी एक बार हुआ था, अल गोर को ज़्यादा वोट मिला था, लेकिन ये जॉर्ज बुश जीत जॉर्ज गए बुश थे। जूनियर थे उस इलेक्टोरल टाइम कॉलेज पे। में ज़्यादा लेकिन नंबर। एक चीज तो ये ना ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। एक पॉपुलैरिटी, हाँ। सॉरी, पॉपुलैरिटी लेवल पर आप, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो डिबेट देखकर, टीवी चैनल्स पढ़कर, अखबारों के रिएक्शन देखकर बात कर रहे हैं। तो यदि पॉपुलरिटी वोट की बात करते हैं तो जो तुरंत सर्वे दिखाएगा 63%, वो तो बहुत अलार्मिंग है ना, मतलब पर वो सीएनएन का था ना बाबा। हाँ तो ठीक है। सीएनएन किधर खड़ा हमको पता नहीं है क्या। नहीं तो मतलब सैंपल साइज भी तो महामारी बैटल ग्राउंड सर- स्टेट्स हैं 7 जो स्विंग स्टेट्स हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इस बार कहाँ शिफ्ट करेंगे, तो उस पर एक मेन लड़ाई ज्यादातर क्या है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं रिपब्लिकन के अपने हैं, डेमोक्रेट्स के अपने हैं, कुछ स्टेट्स हैं जो यही 6-7 स्टेट हैं, हर बार यही तय करते हैं। नहीं, एक चीज़ है कि अब तक पहले जो डिबेट हुई हैं, तो जो जिसका डिबेट में पलड़ा भारी होता है वो उसके लगभग जीतने वही के होता चांसेस है। ज्यादा, मतलब मोर देन 70% चांसेस। 70% मैं से ज्यादा। विजय सर, मैं इसी सवाल पे आ रहा था कि मतलब पर्सनली मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि आप डिबेट में अच्छा बोल गए तो आपको चुनाव में जीतना चाहिए। ये कोई ऐसा चाह पार्टी की नहीं अपनी आया है। पॉलिसीज डिबेट होती में है, उसकी एक नहीं, देखिए सॉरी बीच में काट रहा हूँ, डिबेट में बोलने का नहीं सवाल है कि आप कितना लच्छेदार बोल रहे हैं। जिन मौलिक सवालों पर चर्चा वो कर रहे थे, उन सवाल, हाँ, उन मुद्दों पर क्या दृष्टिकोण है और उससे अमेरिका के लोग कितने सहमत उन होते मुद्दों हैं। पे राय पहले से पता नहीं होती, मतलब वो डिबेट से ही आप जानते हैं डिबेट इनको। से अब क्योंकि वो तो एक लगातार डिबेट स्टेटमेंट में सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब देना। पर्सनालिटी को ज्यादा फोकस है क्या यूएस में? नहीं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म है तो पर्सनालिटी पे हो ही जाएगा। इम्पोर्टेंट है। हाँ। वो संसदीय लोकतंत्र नहीं है ना, जैसे कई लोग हमारे यहाँ सवाल उठाते हैं कि हमारा संसदीय लोकतंत्र पर्सनैलिटी बेस्ड ही है। नहीं सर, ये कहने को हम संसदीय लोकतंत्र है, पर हमारा जो प्रधानमंत्री चुना जाता है भले ही सांसद चुनते हो, लेकिन आज भी वो पर्सनैलिटी ही होती है, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो। सर, हर चीज जब के एकमात्र बावजूद- टाइम हुआ, एकमात्र टाइम, 2 टाइम ऐसा हुआ इनफैक्ट, जब गुजराल साहब चुन लिए गए अचानक, जब देवेगौड़ा साहब चुन लिए गए देवेगौड़ा और भी, तीसरी बार मनमोहन सिंह चुन लिए नरसिम्हा गए। राव भी इस तरह से। नहीं सर, कोई भी हो, आप साफ कहते हैं ना कि मोदी जी के नाम पे वोट देना है, मोदी जी सारी जगह लड़ रहे हैं। आप बीजेपी चाहती नहीं, है प्रेसिडेंशियल हो जाए। नहीं BJP इस policy नहीं भी सूट करता है ना बीजेपी बीजेपी को ये। बीजेपी क्योंकि ऐसे मुकाबला भी, राहुल गांधी से हो जाता है ना। बीजेपी नहीं, अभी नहीं, बीजेपी पहले भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को ज्यादा तवज्जो देती है, वो पहले भी देती मुझे लगता है ये चीज ठीक नहीं है। आप क्या मतलब सिर्फ कैंडिडेट बदल करके, जो अगर किसी सरकार से लोगों की नाराजगी है, आप सीएम फेस बदल दो, आप एमएलए बदल दो, तो सब मतलब अगर आपने जो गलत किया था वो सब, वो सारे पाप माफ हो गए। नहीं, तो इसीलिए तो डिबेट हो रही होगी कि पार्टी का उसमें- क्या मतलब है अगर चेहरा ही सब कुछ है तो? ये डिबेट इसीलिए रही होगी कि फिर भाई अब आप अपने पक्ष को स्पष्ट करिए। देखिए ये डिबेट तो होती रहेगी। एक अंतिम बात कर लेते हैं, क्या भारत में भी ऐसा ही डिबेट होना चाहिए? भले जो भी सिस्टम जो है अपने यहाँ, उसी सिस्टम में क्या आपको लगता है कि जो दोनों तरफ से जो हम कहते हैं कि ये आदमी यदि ये गठबंधन जीता तो ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये सबको मालूम होता है, जो लीड करते हैं कैंपेन को, क्या आपको लगता है कि उनके बीच में भी कोई डिबेट होनी चाहिए? अपनी अपनी राय बताएं। बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं, पहले मैं बोल दीजिए, फिर आप मुझे काट दीजिएगा। आप तो काट ही दिया आपने। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ होनी चाहिए, उसके इसमें एक डिस्क्लेमर लगा रहा हूँ कि जिस स्तर की कल ट्रम्प और हैरिस कर रहे थे ना, खासकर ट्रम्प साहब, वो स्तर की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तू तड़ाक ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो कि देश सर्वे सर्वा होने वाला है, उसकी पद की गरिमा के साथ बहुत बहुत बेहुदा मजाक था कि मतलब क्या अंदाज था, क्या बॉडी एग्रेसिव हुई है। आप दूसरे की बात को काटिए, तथ्यपूर्ण काटिए ना, तर्कपूर्ण काटिए, पर तू ऐसा है, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, बस वो उंगली नहीं दिखा रहे थे। जैसे हमारे टीवी के डिबेट्स में होता है ना, एंकर गेस्ट बैठ जाते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, बस इसी की कमी थी। दोनों के हाथ ऐसे थे, मैं पूरे टाइम इंतजार कर रहा एक आध बार ऐसा हो जाए, एक आध बार, पर वो हो नहीं पाया। एंड इनफैक्ट हैट्स ऑफ टू द एंकर्स, बड़ा
अच्छे से उन्होंने मॉडरेट किया और दोनों को डांटा। जब दोनों थोड़े से भटक रहे थे दाएं बाएं से, चाहे वो ट्रम्प साहब हो चाहे वो कमला हैरिस हो, एक पूर्व राष्ट्रपति एक वर्तमान उपराष्ट्रपति, दोनों को एंकर जो है वो कह दे रहे थे और उन्होंने बुरा भी नहीं माना। हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या होता। हमारे यहाँ तो As an विधायक भी anchor बुरा- मैं अपनी दर्द बता रहा हूँ। हम रख लें। हाँ अच्छा, मैंने सोचा कि पहले सर बोले। सर तो conclude नहीं अच्छा हाँ ठीक है। वो एंकर है, वो तो बोलेगा। आप लोग एंकर को बोलने नहीं देते। खराब बीमारी है टीवी में जो डिबेट में आता है। हाँ। नहीं मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे यहाँ आप कैसे मानेंगे कि यही दो चेहरे हैं, इन्हीं दोनों में से कोई भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र इसकी इजाज़त तो नहीं देता। आप सारे 543 सांसद चुन के आएंगे, उनमें जिसके पास बहुमत होगा वो सरकार बना लेगा। ये नहीं सॉरी, मैं तो मैं- वो अब बहस- आप मुझे काटने दीजिए। दूरदर्शन आज भी समय देता है। हाँ। हर पार्टी का प्रचार सुनो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जब दूरदर्शन समय देता है एक पार्टी को आधे घंटे का, 2 घंटे का, 5 घंटे का, तो वो जो फॉर्मेट है, आप आए अपना पढ़ दिया एक तरीके से घोषणा पत्र, बहुत ही बोरिंग फॉर्मेट है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं जागती है। मजा आ जाए कि दूरदर्शन पे ही डिबेट हो, राष्ट्रीय उस पे हो, लाइव डिबेट हो, बगैर ऑडियंस की हो, ताकि शोर शराबा ना हो, मुद्दे तय कर दिए जाए कि ये 12 मुद्दे होंगे, आज के मुद्दे दे दिए जाए पहले से कि महिला सुरक्षा पे क्या करेंगे, खेल पे क्या करेंगे, जॉब क्रिएशन पे क्या करेंगे, विदेश नीति क्या होगी आपकी। ये 12 मुद्दे हैं, इन पर आपको 2-2 मिनट बोलना है। अब पार्टिसिपेंट कितने होंगे? जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, नहीं आप एक कैसे तय नहीं कर मैं सकते? सुनिए ना, उसमें राउंड रॉबिन होगा, एक जीतेगा फिर उसका अगले से मुकाबला होगा, अगले से मुकाबला, ऐसे जो 5 या 6 राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनसे होगा मुकाबला। नहीं इस तरह से तो मान लीजिए कि आपने पहले 2 बड़े पार्टियों को दे दिया। 2 छोटी से शुरू करेंगे। तो भी ये बड़ी देखिए ये हमारी जो संसदीय परंपरा है उस हिसाब से नहीं जुड़ता। यहाँ पर चुनाव से पहले डिबेट जनता के बीच जाके आप अपना अपना पक्ष रखिए। आपने जाकर के बोल सर एक बार चुन लिया गया फिर कौन हटता है? तो सर कैसे हटाएंगे नहीं आप तो दोनों की सुन लेते हैं ना। आप तो वहाँ भी सुन लेते फर्ज हैं। कीजिए कि आप प्रचार करने गए, आपने बताया कि मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं बोला कि मैं सारे 9 ग्रह तोड़ के लाऊंगा। हम दोनों लोग अपना बना बोल दिए, जनता को तो ये तो अमेरिका में भी होता है ना। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग हमने बोल दिया, जनता ने सोच लिया कि ठीक है भाई। आप नहीं चाहेंगे एक मंच पर 2 बड़े नेता आपस में बहस कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल मैं चाहूंगा, लेकिन हम क्या प्रवक्ताओं के मन भर लें उनसे? नहीं हम नहीं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं पार्टी के, एक राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी, यही 2 लोग करें, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है। हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति भी निकले, वहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर उन्हीं दोनों में से तय होगा। हमारे यहाँ तय नहीं है कि इन्हीं दोनों लोगों में होगा। अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा राव के बीच देवेगौड़ा आए ना, उससे कोई लोकतंत्र हमारा कमजोर तो नहीं हुआ। नहीं डिबेट से कहाँ कमजोर होगा, डिबेट होने से डिबेट मजबूत ही किसके होगा। बीच? आप नरसिम्हा राव और वाजपेयी के बीच बात करेंगे, आप सरकार बनाने के लिए आप वो आ टेक्निकल गए। चीज पे जा रहे हैं। नहीं वो टेक्निकल आप नहीं है। किस पे बात करेंगे? वो मैं कहना चाह रहा हूँ नहीं कि सर वो मुद्दे इंपॉर्टेंट वो टेक्निकल नहीं है। ये हमारे डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का एक तरीका। मैं ये बस कहने की बात कर रहा हूँ। नहीं पर नहीं मायावती जी, अखिलेश जी, राहुल जी, मोदी जी, देवेगौड़ा सर जी, मेरी भी एक पार्टी बन चंद्रबाबू जाएगी तो नायडू क्या जी, करेंगे हम आपको लोग? भी बुलाएंगे। देखिए, कहाँ से रजिस्टर तो हो बुला जाइए पाएंगे? आप। आप दोनों के अपने अपने विचार हैं, दोनों आप बताइए बाबा। रेल की पटरियों की आप तरह है। बताइए। नहीं डिबेट कहीं किसी न किसी फॉर्म में होना चाहिए, है ना? एक थोड़ा मतलब मजा तो आएगा ना मीडिया से होने के नाते थोड़ा मजा तो आएगा। देखो थोड़ा मैं मजे के लिए चर्चा बोल तो रहा हूँ, जनता को आप बोलिए मतलब मयंक सर conclude। नहीं ये एकदम होना चाहिए। हमको लगता है कि इससे डेमोक्रेसी और हेल्दी होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और वो जो कैंपेन के समय में जो रैलियां में जो नेता बोलते हैं उस मतलब 1-2 चीज़ उसमें जैसे ऐसा करा लेते हैं। रूल्स ऑफ द गेम भी होता है ना। हम सबको ठेका दिया जाए कि आप लोग को आज जिम्मा है पूरे इस पार्लियामेंट में चुनाव पहले कराना। जो मयंक जी कर रहे हैं ना, तो स्टेट वाइज करा देते हैं, नीतीश और तेजस्वी में हो जाए हैं, और अखिलेश और नीतीश और तेजस्वी चरा को छोड़ देंगे और जीताराम मांझी को छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर तो आप वो मुकाबला करना पड़ेगा, फिर तो मुकाबला जैसा शो करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि बाबा इसमें एक और भी दिक्कत है कि आपको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पहले से ही घोषित करना पड़ेगा, डिबेट में वही जाएगा। पार्टी अध्यक्ष भी आ जाए ना। पार्टी अध्यक्ष कर लीजिए। हाँ चलिए, अच्छा तो वो तो डिबेट हो ही रहा है, रोज आप बुलाते हैं। चलिए लेकिन मैं अपनी आखिरी राय इसमें रख दूं कि मैं समर्थन नहीं करता ये डिबेट का। उसकी वजह यह है, मैं विचित्र सर की बात से सहमत हूं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं अच्छा है कि और भाई मैंने देखा है 4-1 से नहीं हार कि रहा सही हूं, बात है कि ये बात सही है कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनको ही कवरेज से लेके सब में उनको प्रोपोर्शनेट ज़्यादा वो मिलता है। ठीक है, लोकतंत्र में उनका हक भी है, लेकिन
ऐसे में क्या होगा, जो बड़े दल हैं उनके ही चेहरे दिखेंगे, और जिसकी जो ओरेटरी पावर स्ट्रांग है, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी की ओरेटरी पावर राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो चीजें पर्सनैलिटी कल्ट और बोलने की राहुल तरीके- जैसे लोग प्रैक्टिस करके आए ना, और खासकर वो ये अगर ये अगर क्या नेता बात हुई? नहीं, अगर Oratory नेता power हिंदी कमजोर है तो हम अगर debate नेता नहीं हिंदी करेंगे। भाषी अरे नहीं है वाह, तो practice करके अगर आइए। नेता हिंदी भाषी नहीं है उसका क्या होगा? मान लीजिए किसी आप का अंग्रेजी में राष्ट्रीय- करिए, अंग्रेजी के आप हिंदुस्तान तमिल तेलुगु में हिंदुस्तानी करिए, ज़बान में- ट्रांसलेशन आता है आपको। हाँ, आजकल देखिए, तो एआई का उसको- जमाना उसको है, फायदा लाइव होगा। ट्रांसक्रिप्शन आता है। हम बात आप नहीं आप होती है, वो नेटफ्लिक्स बात देखते हैं नहीं ना, होती है। नीचे आता है अंग्रेजी में लिख के कि नहीं आता है। कोरियन अभी देश कोरियन की ड्रामा जनता कितना देखते सर, हैं देश अभी के अंदर। अभी अभी उस स्तर पे नहीं, नेटफ्लिक्स आपके अरे पास नहीं है। सर, नहीं, अभी वो बात नहीं है, वो ये उसमें तकनीकी मुद्दों के आधार पर आप डिबेट को क्यों पीछे छोड़ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि वी शुड सेलिब्रेट आवर डिफरेंसेस। और डिबेट तो We संसद have- में होती ही है, we have- संसद में वो होती है तो चुनने लगातार। के बाद- राहुल गांधी और मोदी में डिबेट होती भाई है, मुझे आप सुन ही अगर रहे हो। मुझे आप नहीं सुनना चाहेंगे? आप कास्ट डिबेट नहीं सुनते संसद कास्ट में। सेंसस एक मुद्दा है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या नड्डा साहब खड़े हैं, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ प्रधानमंत्रियों को। आप नहीं सुनना चाहेंगे कास्ट सेंसस के मामले पे दोनों पार्टी एक दूसरे की किन बातों को तो असहमत है, संसद क्या है? असहमत है? संसद की फिर क्या जरूरत है? अरे संसद में भाई, यही डिबेट तो होता है। संसद तो कास्ट बाद सेंस- में होगी ना, मुझे वोट डालने पहले जाना है। अरे मैं वोट डालूंगा तब मैं तय करूंगा कि मैं इनको वोट करूँ कि इनको वोट करूँ। डिबेट पर तय करेंगे या 5 साल में संसद में उन्होंने और क्या आपके किया? प्रोग्राम में जो डिबेट होती है रोज, 5 साल आपके का प्रोग्राम डिबेट में पर आप नहीं सुनिए, करेंगे। सुमित सर, आपके और बाबा भाई, के प्रोग्राम मैं- में जो डिबेट होती है भाई, आप पार्टी की बात कर रहे हैं तो वो भी तो होती है। प्रवक्ता की यहाँ तौहीन नहीं करना चाहता। प्रवक्ता आते हैं तो वो करते हैं, लेकिन एक बात प्रवक्ता का कहना और एक बात अध्यक्ष का कहना, इसमें वजन में अंतर है। अगर आज और हम आप बहस कर रहे हैं, हमारे संपादक जी आगे इसको चेंज कर दें तो ये शो बंद नहीं हो जाएगा, या ये शो का फॉर्मेट ही चेंज हो जाएगा, है ना? तो हम सेइंग कि जो लीडर होता है, लीडर के पास जो ताकत होती है, और वो जब कहता है कि वो कम्युनिकेट करता है, उसका अलग महत्व होता है, उसकी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। क्यों अमेरिका में चलता है, क्यों अमेरिका में इतने सालों से होता आ रहा है? चलिए ठीक है। तो देखिए We should celebrate our इस differences. जो सुमित सर ने बाबा ने जो मुद्दा उठाया कि क्या हमारे यहाँ भी इस तरह का डिबेट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो उस पर सहमति नहीं बन पाई है। ये हम सवाल आपके लिए भी छोड़ के जा रहे हैं, आप कमेंट में लिख के बताइए कि क्या हमारे देश में यूएस स्टाइल प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी चाहिए या नहीं। ना वो भी कमेंट में डाल दीजिए ना कि आप Like, share. ट्रम्प लाइक शेयर के अलावा ट्रम्प और कमला हैरिस में हाँ, ट्रम्प और कमला हैरिस का अगर आपने भाषण सुना डिबेट है, में, हाँ, डिबेट में में कौन तो आपको आपको कौन बेहतर लगा है, और हिंदुस्तान के लिहाज से आपको कौन लगता है कौन बेहतर राष्ट्रपति अमेरिका का हो सकता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कल हम किसी और विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।